दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट का फायदा नहीं उठाना चाहिए, अच्छा बना रहना चाहिए। बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट से आपको फायदा मिल सकता हो तो फायदा लिया जाता है। कुछ ऐसी ही बात साबित होती है जिबौती को लेकर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर यह छोटा सा देश जो आप देख पा रहे हैं, यह है जिबौती। हरियाणा का जो एरिया है वो लगभग 44,200 स्क्वायर किलोमीटर मानिए, और यहां पर जिबौती का करीब 23,200 किलोमीटर। तो लगभग हरियाणा का आधा एरिया वाला देश आज दुनिया का सबसे महंगा महंगा मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट बन गया है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं पर कैपिटल मिलिट्री बेस की बात करूं तो हाईएस्ट है, राइट। मोस्ट मिलिट्री बेसिस वर्ल्ड के अलग अलग देशों के यहां पर मौजूद हैं। जरा देखिए, यूएसए, जापान, जर्मनी, स्पेन, चाइना, इटली, फ्रांस, इसमें यूएसए और चाइना दोनों का मिलिट्री बेस वहां पर मौजूद है। आपको नहीं लगता ये अपने आप में जिबौती की गवर्नमेंट का भी बड़ा बैलेंस है? मतलब इन दोनों को साथ में लाना, मिलिट्री बेसिस को आसपास बनाना, जिबौती का टैलेंट है कि नहीं? बात जिबौती के टैलेंट की नहीं है, सरकार का टैलेंट नहीं है। सरकार को तो फायदा हो रहा है, लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे अच्छा हाँ हाँ, वो ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है ना ये एरिया, सप्लाई के लिए। वो तो केवल एक रीजन है। इसके अलावा इसके आसपास के जो देश हैं उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी आपस की जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन जिबौती को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। इस वीडियो में उन सभी पहलुओं को हम बेसिक से लेकर डेप्थ तक जानने वाले हैं। इंडिया ने भी प्रयास किया है, इंडिया और रशिया डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें भी वहां मिलिट्री बेस बनाने के लिए मिले। सऊदी अरब की गवर्नमेंट काफी क्लोज है वहां पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए। तो क्यों है ये सारी जगह और ये सारे कंटेस्टेशंस इंपॉर्टेंट, इंडिया के एस्पेक्ट से भी जानेंगे। शशांक त्यागी फॉर यू, यहां पर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने स्टडी आईक्यू को चुना अपना सक्सेस पार्टनर। तो आप लोग जो 2024 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, आपके लिए जानकारी, 10 जुलाई को आपका P2I बैच तीनों वर्जन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आप 5 जुलाई को अगर मिडनाइट तक ज्वाइन करते हैं किसी बैच को इनमें से बाय यूजिंग कोड त्यागी लाइव, तो आपको एडिशनल जो बुक्स भेजी जा रही हैं, मींस 18 बुक्स आपके घर पर भेजी जा रही हैं। जीएस फाउंडेशन, क्रैश कोर्स, सब कुछ है इस बैच में। मतलब दिस इज लाइक द वन स्टॉप सोल्यूशन, दिस इज एवरीथिंग यू नीड, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। तो ऐसे में आपको आज एडिशनल 2 बुक्स भेजी जा रही हैं। वो मिस्टर अनिल स्वरूप सर, जो कि पूर्व IAS ऑफिसर हैं, कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के, बहुत जबरदस्त बुक्स हैं इनकी एथिक्स को लेकर। तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री विच इज हैपनिंग टुडे। PSR ऑप्शनल में अगर आपका रुझान है, सो आई टीच PSR ऑप्शनल एंड टू एंड, वन स्टॉप सोल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इन योर क्लासेस, नोट्स। studyIQ.com पर जाएंगे, त्यागी लाइव कोड लगाएंगे तो आपको ये फर्दर डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहां पर है बब अल मंदेब, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट फॉर द वर्ल्ड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप कहेंगे हाँ जिबौती के लिए, इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नहीं नहीं, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? अगर इस रीजन को आप देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी रिच और जहां से अभी एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है उनमें से एक है ये रीजन, राइट। अगर इस रीजन को भी अमीर होना है तो एक्सपोर्ट करना है यूरोप में। कैसे करोगे एक्सपोर्ट? यहां से अफ्रीका के नीचे से लेकर जाओगे क्या? नहीं, इतना लंबा समय, इतना हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो तरीका क्या है? आप इस रूट को अपनाइए, स्वेज कैनाल के थ्रू पास कर दीजिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नैरोएस्ट पॉइंट है बब अल मंदेब स्ट्रेट का, वो करीब 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर, यानी कि जिसको भी मेडिटेरियन में ट्रेड करना है, यानी कि मोस्ट प्रोमिनेंट यूरोपियन जो पोर्ट्स हैं वो इस रीजन में है, तो जाना तो यहीं से पड़ेगा। और जाना यहीं से पड़ेगा तो जो यहां मौजूद है इस इंपोर्टेंट लोकेशन पर, वेस्टर्न फ्लैंक पर, आप यहां पर जिबौती देख रहे हैं, ये छोटा सा जिबौती, तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। नहीं तो ये वाला रूट तो भाई अनसस्टेनेबल हो जाएगा। आप कहेंगे अनसस्टेनेबल क्यों सर, वहां से लेकर चले जाएंगे। अच्छा, अगर कॉस्ट बढ़ गई और वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इन्फ्लेशन में पॉलिटिकल इशू भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यानी कि दिस इंपोर्टेंस ऑफ दिस लोकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन या फिर केवल पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी आप उसको समझिए, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ अगर इसको चोक कर दिया किसी ने तो बहुत सारी इकोनॉमीज चोक हो जाएंगी। आप कहेंगे कौन कौन सी? अरे सऊदी अरब। सऊदी अरब रीजन में मेजर जो एनर्जी है वो इनके ईस्टर्न पार्ट पे है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, रेड सी और पर्शियन गल्फ आप पास पास देखते हैं, लगभग पैरेलल आपको लगता है। लेकिन ये जो रेड सी वाला रीजन है, यहां सुएज कैनाल और ये बब अल मंदेब, ये एनर्जी रिच रीजन नहीं है। एनर्जी आपको यहां पर दिखती है, यानी कि ऑयल, नेचुरल गैस रीजन ये है। ये आपको ईरान दिखता है, इराक, सऊदी, ओमान, यूएई, कतर, यहां से एनर्जी जाती है।
लेकिन इनको भी अगर यूरोप में ट्रेड करना है तो इस एरिया से होकर जाना पड़ेगा। तो इस एरिया की इकोनॉमी और इस एरिया की खुद की इकोनॉमी कनेक्टेड हुई कि नहीं हुई इस एरिया से, है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि सऊदी के ईस्टर्न वाले पार्ट पर यहां पर एक्चुअली मेजर एनर्जी है, राइट, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर भेजते हैं। तो सर डायरेक्ट पाइपलाइन लगा लेना सर, इस एरिया में पाइपलाइन से भेजें, डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अच्छा, ये आपने सऊदी के लिए बात कर दी। यूएई का क्या होगा, कतर का क्या होगा? व्हाट आर द लार्जेस्ट चीपेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर, उसका क्या होगा? कहेंगे कि ठीक है इंपॉर्टेंट, लेकिन कतर का आप सोचेंगे सऊदी की तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। सऊदी ने भी ऐसा सोचा जैसा आप सोच रहे हो, सऊदी ने यहां पर पाइपलाइन लगाई, लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि देखो इनके आपस की कंटेस्टेशन की वजह से भी जिबूती इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर सऊदी की लड़ाई है ईरान के साथ, मोस्ट फेमस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दिस रीजन, ईरान और सऊदी का कॉन्फ्लिक्ट। ईरान से इनको डर है कि ये जो यहां पर आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज में अगर नेवल उन्होंने माइंस लगा दी, कहा कि अब आमना सामना हो ही जाए, तो आपको नहीं लगता कि सऊदी की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा? तो आप कहेंगे सर ठीक है इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, सर पाइपलाइन लगा के यहां से भेज तो देंगे। यहां पर बैठा है यमन, और यमन में 21वीं सदी का सबसे लंबा सिविल वॉर चल रहा है, और सिविल वॉर में जो हूथी रिबेल्स हैं, यानी कि जो शिया रिबेल्स हैं जिनको सपोर्ट करता है ईरान, हथियार पैसा प्रोवाइड कर रहा है, वो हूथी रिबेल्स क्या करते हैं? वो अटैक करते हैं सऊदी पे, सऊदी की रिफाइनरी, सऊदी की पाइपलाइन। तो हूथी रिबेल कहते हैं कि सऊदी अगर पाइपलाइन ले जाकर तुम यहां से निकालने की कोशिश करोगे तो हम यहां बैठे हैं और ईरान वहां बैठा है, तो सऊदी इन दोनों को काउंटर करता है। तो यानी कि इस वजह से भी ये रीजन में अगर सऊदी अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा बढ़ा दे, जैसे कोई मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है, तो ऐसे में वो और ज्यादा सेफ सिक्योर महसूस करेगा। प्लस अकेले से नहीं होगा, साथ चाहिए उसका, किसका? जैसे कि यूएसए का, राइट। अब जरा इस रीजन का फैक्ट देख लीजिए, लगभग आधा वर्ल्ड का जो नॉन रिजर्व है वो इस रीजन में है। 1/3 ऑफ करंट ऑयल प्रोडक्शन इस रीजन से होती है। 40% जो नेचुरल गैस है, नॉन नेचुरल गैस, वो इस रीजन में है। तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? केवल होने से काम नहीं चलेगा, रूट के सेफ एंड सिक्योर होने से काम होगा, राइट। अब इंडियन ओशन, अगर इंडियन ओशन में ट्रेड करना है, राइट, जैसे इंडियन ओशन से ट्रेड करना है यूरोप में, तो उसके लिए भी ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? तो रूट क्या अपनाया जाता है? रूट अपनाया जाता है यहां से वो हॉर्मुज के थ्रू जाएंगे, फिर गल्फ ऑफ एडन, ये है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन के बाद ये है बबल मेंडप, और यहां से फिर वो रेड सी, रेड सी से फिर यहां पर आपका है सुएज कैनाल, और इसके थ्रू ये बन गया पूरा का पूरा मेडिटेरियन, और मेडिटेरियन के थ्रू फिर ये डिफरेंट यूरोपियन पोर्ट्स पे जाता है। तो ये रीजन जो है ये कनेक्टिविटी है। अगर ये ब्रेक होगी तो यूरोप का क्या होगा, है कि नहीं? पॉसिबल अल्टरनेटिव रूट आप सबको पता है, दैट इज नॉट फीजिबल एज ऑफ नाउ। सऊदी अरब के लिए जरा इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। सऊदी अरब कंट्रोल करता है 15% ऑफ एंटायर वर्ल्ड प्रूवन रिजर्व, जो प्रूवन रिजर्व है, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोडक्शन यहां से होती है। अब इसकी खुद की इकोनॉमी में आप झांकोगे तो लगभग 40% जो इनकी जो इनकी कमाई है वो इसी से आ रही है, ऑयल से आ रही है, यानी कि लगभग 40% ऑफ एंटायर सऊदी जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम देयर, राइट। तो और इसमें से भी जो फाइनेंस वो कर रहे हैं, तो 75% जो है वो इसी एरिया से आ रहा है, मतलब इसी रेवेन्यू का बजट में 75% यूज है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर ईरान सऊदी के कॉन्फ्लिक्ट में इफ दे आर सक्सेसफुल इन एक्चुअली अटैकिंग दिस ऑयल सप्लाई, मतलब तुम अपने घर में प्रोडक्शन करते रहो, लेकिन हॉर्मुज से लेकर जाओगे वहां नहीं जाने देंगे, और आप बल्ब मंदब से लेकर जाओगे वहां से नहीं जाने देंगे, तो आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं सऊदी में? और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए तो इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस से कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर जनता अपनी जॉब में क्राइसिस देखेगी तो जनता नहीं सुनेगी फिर किसी सऊदी मोनार्की की। मोनार्की भी तभी तक सक्सेसफुल है जब तक जनता की जरूरतों को पूरा कर रही है कि नहीं? तो ऐसे में ये रीजन, ये दोनों पॉइंट्स, ये सऊदी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, अपने आप में एक वल्नरेबल स्पॉट बन जाते हैं। ईरान का कंटेस्टेशन इस वजह से केवल सऊदी और ईरान का कंटेस्टेशन नहीं है, ये यूरोप, यूएस सभी का कंटेस्टेशन है, क्योंकि अगर सऊदी अनस्टेबल होता है तो ऐसे में एनर्जी सप्लाई यूरोप और यूएस की भी अनस्टेबल होती है, राइट। अगर ईरान कट डाउन करता है तो सऊदी पर भी इंपैक्ट होता है और बाकियों पर भी इंपैक्ट होता है। तो अब इनके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या करें? तो ये जो पाइपलाइन की इन्होंने कोशिश करी, तो हूथी का इनको खतरा है, तो एक तरीके से इन्हें कुछ ऐसे जोन ऑफ कंट्रोल बनाने हैं जिससे हूथी को भी कंट्रोल कर सके और ईरान पर प्रेशर बना सके यूएस और अदर फोर्सेस के थ्रू। हूथीज और ईरान का जो नेक्सस है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट।
ईरान कहता है कि वहां से हम संभाल लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और यहां से तुम संभाले रखो, और इस वजह से पैसा यमन की तरफ आता रहता है। पिछले कुछ समय में हमने कितने सारे एग्जाम्पल देखे हैं। सऊदी अटैक करता है हूती रिबेल्स पर, हूती रिबेल्स करते हैं सऊदी पर अटैक। तो अब आपको इसके पीछे का नेक्सस और इस पीछे की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। तो इसी वजह से वो चाहता है कि जिबौती पर अगर मेरा बेस बन जाए, सऊदी चाहता है, तो कम से कम मैं यहां से कंट्रोल तो कर सकता हूं हूती रिबेल्स को। चाइना के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? चाइना को एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट के लिए उसे शॉर्टेस्ट रूट चाहिए। तो शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट ही चाइना के लिए क्या है? ये है, यानी कि यहां से वो मलक्का के थ्रू लाता है या फिर क्यूप्युक के थ्रू लाता है, क्योंकि कुनमिंग से क्यूप्युक तब भी कनेक्टिविटी करता है, उधर वो ग्वादार से भी कनेक्टिविटी करना चाह रहा है इलीगली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, और उसके लिए भी ये जो लोकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जब चाइना को पता है कि दुनिया के कितने सारे देशों की दुश्मनी हमने मोल ले ली है, तो इस पर्टिकुलर चौक पॉइंट पे अपनी मौजूदगी तो जरूरी होगी। जिबौती कहेगा पैसा लेगा, चाइना कहेगा पैसे की बात थोड़ी ना करनी है, पैसा बहुत है। नाउ चाइना की इकोनॉमी इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल फ्रॉम पर्शियन गल्फ स्टेट, प्रोड्यूस करती है एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो वो इन्हें भी प्रोवाइड करती है और आगे भी प्रोवाइड करती है यूरोप और अमेरिका में। तो उसके लिए लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तरीके से क्विकेस्ट और चीपेस्ट रूट है ये चाइना के लिए। यूक्रेन वॉर के बाद हमें और ज्यादा इंपॉर्टेंस पता लग गई इस एरिया की। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले रशिया से भी सप्लाई हो रही थी यूरोप में, अब रशिया पर लगा दी सैंक्शन, तो जाहिर सी बात है इस एरिया से अब यूरोप की एनर्जी सप्लाई और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ऐसे में उन्होंने ट्रस्ट किया है कतर पर कि कतर तुम हमें सप्लाई करते रहो नेचुरल गैस लार्ज क्वांटिटीज में, कतर ने काम करते रहेंगे। लेकिन बब अल मंदब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी कि जो रशिया और रशिया के अलाइज हैं इस एरिया में, वो यूरोप को फर्दर चौक करने के लिए, अमेरिका की सैंक्शन की पॉलिसी को फेल करने के लिए इस रीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या दूसरा कर सकता है, ये पहले से ही सोचकर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, तब आपकी पॉलिसी बनाई जाती है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क हियर। अब इंपॉर्टेंस देख लीजिए काउंटर टेररिज्म में। अमेरिका का अकेला परमानेंट मिलिट्री बेस है इस अफ्रीकन रीजन में, जिबौती, परमानेंट वाले की बात कर रहा हूं। यहीं से वो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज पर मिशन भेजता रहता है। मतलब क्या हुआ, यमन पर जो यमन में हूती रिबेल्स है उन पर काउंटर अटैक कर दिया, सोमालिया में जो अल शबाब है उस पर काउंटर अटैक कर दिया, आईसिस एलिमेंट्स जहां उनको मिलते हैं जैसे सोमालिया में मिले तो उन पर काउंटर अटैक। तो इन ऑपरेशंस के लिए यूएस कहता है कि देखो दुनिया की सुरक्षा के लिए मेरा वहां पर मौजूद होना जरूरी है। यूएस कहता है कि यूएस कहता है सऊदी इज आवर अलाय, और ये जो यमन में हूती रिबेल्स ईरान के साथ कर रहे हैं, तो ईरान की टैक्टिक्स को तो मैं ही एक्चुअली कंट्रोल करूंगा। लेकिन सऊदी कह रहा है कि अब हम केवल यूएस पर अलाय हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें खुद का मिलिट्री बेस चाहिए। अब इनकी जरा कुछ रीजनल प्रॉब्लम्स देख लीजिए। एक तरीके से खुद ये जो रीजन है ये रीजनली टर्बुलेंट है। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? सोमालिया, एरिट्रिया, ये सब अनस्टेबल देश हैं एक तरीके से। जैसे यमन देखिए, 21वीं सदी का सबसे लंबा, सबसे डिवास्टेशन वाला सिविल वॉर यहीं पर चल रहा है। एरिट्रिया 1993 से यहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है। एक तरीके से कंपेयर कर लीजिए नॉर्थ कोरिया की तरह। तो यूएस के साथ बेहतर रिलेशन होंगे क्या? नहीं होंगे, राइट। सोमालिया का आपको पता है कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी काम नहीं कर पा रही है, और इसी वजह से यहां पर डिफरेंट फैक्शंस, पायरेट्स, वो इस लोकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए यहां से अपनी पायरेसी को अंजाम देते हैं। कितने सारे जो कंटेनर शिप्स हैं उनको अटैक करते हैं। तो ऐसे में सोमालिया के जस्ट ऊपर जिबौती में इतने सारे देशों की अगर मिलिट्री प्रेजेंट है, तो अपने देश के गुड्स को, कमर्शियल जो शिप्स हैं उनको सिक्योर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ये एक्चुअली दुनिया भर के लिए एक वार्निंग है। यमन, एरिट्रिया और सोमालिया की अनस्टेबिलिटी और इनका फ्रेजाइल होना अगर इस रीजन को चौक करेगा तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर नुकसान होगा। अगर बब अल मंदब खतरे में आएगा तो दुनिया की इकोनॉमी को एक्चुअली इंपैक्ट होगा, राइट। तो इस वजह से दुनिया भर के देश यहां पर अपना बेस बनाना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। जिबौती की कैलकुलेशन देखिए। जिबौती ने कहा कि हमें तो पता लगा है हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट रियल एस्टेट है। तो इन्होंने कहा कि हम जगह तो आपको देंगे ही मिलिट्री बेस बनाने के लिए, लेकिन जिबौती के पास जो ऑफर आए वो केवल सिक्योरिटी वजह से नहीं, वो इसकी लोकेशन और इसका ट्रेड नेटवर्क। यानी कि अगर आप जिबौती में प्रेजेंट हैं तो जिबौती से आप नदर्न अफ्रीका से, इस वाले एरिया से आप यूएस, फर्दर यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, देन इधर पर्शियन गल्फ की तरफ, इधर जो मेडागास्कर की तरफ। तो कहने का मतलब ये हुआ जिबौती कैन बी कंसिडर्ड एज इन द नेचर ऑफ ट्रांसशिपमेंट, यानी कि इस लोकेशन से एक बार अपने गुड्स यहां पर पहुंचाए और इसकी फेवरेबल ट्रीटीज अन्य रीजन्स के साथ, ये इसको एक इंपॉर्टेंट ट्रेड का हॉटस्पॉट बनाने की भी पॉसिबिलिटी रखती है, राइट। और खुद जिबौती के पास अगर ये हाई मिलिट्री ग्रेड के
बेसिस मौजूद हैं तो जिबूती को पता है भाई मुझे तो अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है नहीं, राइट। जब इन पर ये कन्फ्लिक्ट आता है कि अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिबूती गवर्नमेंट से कह रहे हैं तुमने इनको जगह क्यों दी, जिबूती गवर्नमेंट कह रहा है कि देखो ऐसा है, जगह दी हुई है तुम्हें तो इसका अपने लिए जो बेस्ट तुम कर सकते हो वो कर लो, मुझे ज्यादा दिक्कत हुई तो अभी भी हम सॉवरेन गवर्नमेंट हैं, अगर तुम्हें कम दिया उसको ज्यादा दिया फिर तुम्हें ही दिक्कत हो जाएगी। तो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के थ्रू यहां पर काम चल रहा है। तो जिबूती की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है वो ये है कि जब तक ये रीजन इंपॉर्टेंट है तब तक इससे जो बेनिफिट हो सकता है बेनिफिट लेते रहो। एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिबूती। तो मुझे लगता है इस डिस्कशन से अभी तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आपका क्या विचार है आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। ये पीडीएफ मैं यहां पर अपलोड कर देता हूं शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, सारे अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। और त्यागी लाइव आपको पता है आपका डिस्काउंट कोड है 2024 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंड यू नीड एनी गाइडेंस यू कैन कनेक्ट विद मी हियर। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।